नमस्कार। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक और भू राजनीतिक सच का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सुनने में किसी डरावनी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन यकीन मानिए ये बिल्कुल सच है। आज हम बात करेंगे सत्ता, बेइंतहा कंट्रोल और एक बहुत ही साधारण सी मानवीय भूल की। हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया की, एक ऐसा देश जहां सत्ता की सनक इस कदर हावी है कि इंसान की एक छोटी सी स्वाभाविक शारीरिक जरूरत भी एक भयानक, और मेरा मतलब है सच में भयानक, अंजाम का कारण बन सकती है। इस विस्तृत चर्चा में हम इस घटना के हर एक पहलू को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी झपकी ने एक पूरे देश के राजनीति में खौफ का एक नया अध्याय लिख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए गहराई से समझते हैं इसे। देखिए, हमारे और आपके लिए काम के बीच हल्की सी झपकी आना या किसी लंबी मीटिंग में बोर होकर नींद का आना एक बहुत ही आम बात है ना? लेकिन उत्तर कोरिया में एक खौफनाक अलिखित नियम है। अगर कोई सो गया तो समझो वो मर गया। और इस मामले में ये कोई मुहावरा या कहावत नहीं है, ये एक खौफनाक जमीनी हकीकत है। ये एक माइक्रो लेवल की घटना है जो हमें उस शासन की मैक्रो लेवल की क्रूरता को समझने के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी देती है। आखिर कैसे एक इंसान की नींद एक पूरे राज्य के लिए इतना बड़ा खतरा बन गई। भाग 1, ध्यान भटकने की एक जानलेवा चूक, एक जैविक जरूरत जिसने क्रूरता को जन्म दिया। तो बात है साल 2015 की। इस पूरी खौफनाक घटना के केंद्र में थे उत्तर कोरिया के तत्कालीन रक्षा मंत्री हेओन योंग चोल। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधिकारिक मीटिंग में बैठे थे और उसी दौरान उन्हें नींद आ गई। बस इतनी सी बात थी, एक बेहद साधारण सी मानवीय भूल जिस पर शायद कहीं और किसी का ध्यान भी न जाता, लेकिन यहाँ ये एक भयानक अंजाम की शुरुआत थी। और ये हमें बहुत ही सटीक तरीके से दिखाता है कि हम यहाँ किस स्तर की क्रूरता की बात कर रहे हैं। इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ क्या है, एक साधारण सी मानवीय भूल, मीटिंग के दौरान सो जाना, और दूसरी तरफ उसकी सजा क्या मिली? एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ा दिया जाना। मतलब सच में स्रोत स्पष्ट रूप से इसकी पुष्टि करते हैं कि एक रक्षा मंत्री को उसकी एक छोटी सी गलती के लिए आसमान में उड़ने वाले फाइटर जेट्स को मार गिराने वाले हथियार से मौत की सजा दी गई। यह सैन्य क्रूरता का एक ऐसा चरम है जो किसी भी सामान्य तर्क से पूरी तरह परे है। भाग 2, अप्रैल 2015। घटना का कारण तानाशाह का भयंकर गुस्सा। अब जब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने ही रक्षा मंत्री को सोते हुए देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे एक तानाशाह के लिए कोई साधारण सी थकान या ध्यान भटकना नहीं था। उन्होंने इसे सीधे तौर पर अपने अहंकार और अपने शासन पर एक गहरी चोट माना, और यहीं से एक ऐसी जानलेवा योजना की शुरुआत हुई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। ये जो पूरा घटनाक्रम था ना, ये बहुत तेजी से विनाश की ओर बढ़ा। सबसे पहले 2015 की उस शुरुआती मीटिंग में झपकी आना। वो एक नाजुक पल था जब इस नींद को सीधे तानाशाह के असम्मान के रूप में देखा गया, और फिर बिना किसी लंबी अदालती कार्रवाई के सीधे आया 30 अप्रैल 2015 का वो दिन। रक्षा मंत्री को सीधे फायरिंग रेंज में ले जाया गया। एक झपकी से लेकर मौत तक का ये सफर बेहद तेज, कठोर और भयानक था। भाग 3, फायरिंग रेंज पर मौत की सजा की भयानक भौतिक सच्चाई। 30 अप्रैल 2015। इस दिन किम जोंग उन खुद अपने रक्षा मंत्री को एक खुले मैदान में ले गए। वहां एक बेहद खौफनाक मंजर और वो खौफनाक हथियार उनका इंतजार कर रहा था। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, एक अकेले इंसान को मारने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट हथियार का इस्तेमाल आखिर क्यों किया गया? किसी भी इंसान की जान लेने के लिए तो एक साधारण सी गोली काफी होती है ना? फिर इतने बड़े, इतने विनाशकारी हथियार का इस्तेमाल क्यों? इसका जवाब हमें एक सत्तावादी शासन के उस डार्क मानसिकता को समझने में मदद करता है, जहां हिंसा का इस्तेमाल सिर्फ सजा देने के लिए नहीं होता, बल्कि एक डरावना थिएटर या तमाशा खड़ा करने के लिए किया जाता है। ये अतिवादी हिंसा सत्ता को मुट्ठी में जकड़े रखने का एक बहुत बड़ा राजनीतिक टूल है। भाग 4, एलीट्स यानी विशिष्ट वर्ग के लिए एक संदेश। इस मौत की सजा के असली दर्शक। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये खौफनाक सजा सिर्फ तानाशाह के गुस्से का प्रदर्शन भर नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक चाल थी जिसका लक्ष्य देश की आम जनता नहीं थी, बल्कि कोई और ही था। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है ये आंकड़ा, 100 से ज्यादा।
हमारे स्रोत बताते हैं कि उस फायरिंग रेंज पर 100 से ज्यादा लोगों को इस खौफनाक दृश्य को देखने के लिए विशेष रूप से बुलाया गया था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक इंसान को इस बर्बर तरीके से मौत के घाट उतारा जा रहा है और 100 से ज्यादा विशिष्ट लोग, यानी उस शासन के टॉप एलिट्स, उसे अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि असली निशाना वो रक्षा मंत्री था ही नहीं जो वहां मर रहा था। असली निशाना तो वो 100 से ज्यादा एलिट्स थे जो जिंदा बच गए थे, जिन्हें ये खौफ, ये दहशत हमेशा के लिए अपने साथ घर ले जानी थी। लेकिन सवाल ये है कि इस हत्या को दुनिया के सामने सही ठहराने के लिए शासन ने क्या तर्क दिया? आधिकारिक रूप से रक्षा मंत्री पर विश्वासघात और असम्मान का आरोप लगाया गया। एक साधारण सी नींद को देशद्रोह का नाम दे दिया गया। हम यहाँ बहुत ही निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं कि कैसे एक सत्तावादी माहौल में असम्मान जैसे शब्दों को तोड़-मरोड़ कर अपने ही उच्च पदस्थ अधिकारियों को खत्म करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहां मीटिंग में सो जाना कोई भूल नहीं, सीधे तौर पर देशद्रोह के बराबर का अपराध बन जाता है। भाग 5, डर के राजनीतिक परिणाम। सैन्य नेतृत्व पर हमेशा रहने वाला प्रभाव। जब किसी देश के इतने बड़े मंत्री को, रक्षा मंत्री को इस तरह खत्म कर दिया जाता है तो पूरे सिस्टम की रगों में एक गहरा खौफ दौड़ जाता है। और ध्यान रहे, ये खौफ कोई साइड इफेक्ट या गलती से पैदा हुआ नतीजा नहीं है। ये सरकार के उच्चतम स्तरों से पूर्ण और बिना शर्त आज्ञा पालन सुनिश्चित करने की एक बहुत ही सक्रिय, सोची समझी रणनीति है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस एक घटना के दीर्घकालिक राजनीतिक परिणाम क्या निकलकर सामने आए। पहला, किम जोंग उन की बातों पर पूरा ध्यान देना अब सिर्फ जरूरी नहीं रहा, बल्कि अनिवार्य, यानी मौत के डर से अनिवार्य हो गया। दूसरा, इस एक झटके में रक्षा नेतृत्व के भीतर भविष्य में पनप सकने वाले किसी भी संभावित खतरे को जड़ से ही खत्म कर दिया गया। और तीसरा, इस बेनतहा खौफ के बल पर पूर्ण तानाशाही सत्ता को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अभेद्य बना दिया गया। कोई सवाल नहीं, कोई बगावत नहीं, सिर्फ खौफ। इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है। जब आपका ध्यान थोड़ा सा भी भटकने की सजा सीधे मौत हो, तो उस शासन में जिंदा रहने की असली कीमत क्या है? ये सिर्फ एक रक्षा मंत्री के मारे जाने की कहानी नहीं है। ये एब्सोल्यूट पावर, यानी पूर्ण सत्ता और उसके द्वारा चलाए जाने वाली राजनीतिक मशीनरी का एक खौफनाक आईना है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस व्यवस्था में इंसान की एक पल की स्वाभाविक नींद उसे मौत के घाट उतार सकती है, वहां इंसानियत की या इंसान होने की क्या जगह बचती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।